नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। यूनेस्को ने हाल ही में दुनिया भर में शिक्षा पर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के स्कूलों में लड़के और लड़कियों के बीच का जो गैप है वो कम हुआ है, यानी जेंडर पैरिटी बढ़ी है। इस खुशखबरी के बहाने हम भारत की स्कूली शिक्षा की पड़ताल करेंगे। आज से 2 हफ्ते पहले शिक्षा के अधिकार कानून को 5 साल पूरे हो गए। 5 साल में सारे लक्ष्यों को पाने की उम्मीद जताई गई थी। हम इसमें कितना सफल हुए हैं और कितना असफल रहे, इसकी तहकीकात भी होगी आज, और जानेंगे कि शिक्षा को लेकर सरकार आखिर कितनी संजीदा है। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष सर्व शिक्षा। तो यूनेस्को की ताजा ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छे नतीजे लेकर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी है। रिपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूलों में छात्र और छात्राओं की संख्या में जो अंतर होता था वो कम होता जा रहा है। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में भारत के स्कूलों की कौन सी तस्वीर उकेरी गई है। अक्षरों में अपने भविष्य के रास्ते तलाशते इन बच्चों का आने वाला कल बेहद रोशन है। इनके सुनहरे भविष्य की तस्दीक हाल में जारी यूनेस्को की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या में अंतर यानी जेंडर पैरिटी सुधरी है। मतलब ये हुआ कि स्कूल जाने वाली लड़कियों की तादाद में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में हम जेंडर पैरिटी हासिल कर चुके हैं और सेकेंडरी स्तर पर काफी करीब हैं। यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट तो यहाँ तक कह रही है कि भारत 2015 में स्कूली शिक्षा में लिंग समानता हासिल करने वाला दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पहला देश होगा। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भारत ने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर लिया है। जाहिर है ये एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य पाने की और भारत के बढ़ते कदमों की निशानी है। पेरेंट्स में जो है ना एक उत्साह है अपने बच्चों को भेजने का, और इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो गर्ल्स की एनरोलमेंट है स्कूलों के अंदर वो काफी बड़ी है। लेकिन सवाल जो उससे भी बड़ा आता है कि उनकी रिटेंशन और वो कंप्लीट करें एजुकेशन को, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें ड्रॉप आउट जो है बहुत ज्यादा है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत ने पिछले 15 साल में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में 90% की कमी करने में कामयाबी हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में जेंडर पैरिटी इंडेक्स का स्तर काफी सुधरा है। प्राइमरी में 2012 में ये स्तर 1.02% बताया गया है, जो 1999 में 0.84 था। सेकेंडरी स्तर पर हालांकि 2012 में ये स्तर 0.94 ही है, लेकिन ये 1999 के 0.70 से काफी बेहतर है। स्कूलों के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी सुधार दर्ज किया गया है। प्री प्राइमरी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 1999 के 19% के आंकड़े से बढ़कर 2012 में 58% पर पहुंच गया है, जबकि 2012 में प्राइमरी में एनरोलमेंट रेशियो 99% हो गया है, जो 1999 में 86% था। जो भी बच्चा आ जाता है लगभग 99% जो है ना वो एजुकेशन को कंप्लीट करता है। ये जो सिर्फ ड्रॉप आउट की बीमारी है ना, ये हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो म्युनिसिपल स्कूल्स हैं, वहां पर है। और इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। मतलब स्कूल अट्रैक्ट नहीं करता है बच्चों को, उनको पुश करता है। जब वो बच्चे आते हैं ना तो उनको अंदर रखने के बजाय उनको बाहर की तरफ धक्का मारता है, तो उसकी वजह से ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 69% देश इसी साल प्राइमरी स्तर पर जेंडर पैरिटी दर हासिल कर लेंगे। भारत इनमें शामिल है, जबकि सेकेंडरी स्तर पर 48% देश इस साल ये लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। जानकार मानते हैं कि भारत की इस उपलब्धि के पीछे बुनियादी शिक्षा में सुधार और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों से जोड़ना है। आज भारत में 22 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में कई बातें चिंताजनक भी लगती हैं। भारत निरक्षरता दर को वैश्विक स्तर यानी 50% तक लाने में नाकाम रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में निरक्षर वयस्कों में 68% महिलाएं हैं, जो दुनिया के 32% देश वयस्क साक्षरता दर से बहुत पीछे हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है।
प्राइमरी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी सुधार हुआ है, लेकिन छात्रों का कमजोर लर्निंग स्तर अब भी चुनौती है। जो सामान्य शिक्षक है, जिन स्कूलों में इस प्रकार के बच्चे हैं और सामान्य शिक्षक है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए कि इन बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना है, कैसे पढ़ाना है। बहुत सारे जगहों में हमारे बच्चों के लिए रैम बना दिए हैं, बताते हैं कि हमने कर दिया, रैम बना दिया है, लेकिन उस रैम पे उसका जो मेजरमेंट है वो देखेंगे तो उसमें बहुत मुश्किल से व्हीलचेयर नहीं चल पाना है। यूनेस्को के अलावा इस साल की असर रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरी और चौथी कक्षाओं में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग एक जैसी है। छात्राओं का सबसे ज्यादा अनुपात आंध्र प्रदेश में है। कई राज्यों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। कुल मिलाकर भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ओर इशारा करती ये रिपोर्ट एक बेहतर भारत की तस्वीर उकेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस अच्छी तस्वीर के पीछे कहीं ना कहीं RTE यानी राइट टू एजुकेशन का भी हाथ है। वैसे देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। 1 अप्रैल 2010 को जब यह कानून लागू हुआ तो लक्ष्य यह था कि इस अप्रैल से पहले तक इसे पूरा कर लिया जाए, लेकिन मौजूदा हालात पर नजर दौड़ाएं तो यह सपना पीछे छूटता नजर आ रहा है। आइए देखते हैं इस दरमियान RTE का सफरनामा कैसा रहा। झोपड़पट्टियों की इन बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई हमेशा से चुनौती रही है। महानगरों में जिस तरह पढ़ाई का खर्च बढ़ा है, उसने जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। 5 साल पहले तक खर्च की परवाह सरकार को नहीं थी। ऐसी कोई गारंटी नहीं थी जो इन बच्चों को स्कूल भेज सके। लेकिन 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को संवैधानिक अधिकार मिला कि वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सकें। कानून के मुताबिक 6 से 14 साल तक के बच्चे इस अधिकार का लाभ उठा सकेंगे। उन्हें अपने नजदीकी स्कूल में दाखिले का हक होगा। 1ली से लेकर 8वीं कक्षा तक सरकार ये सुविधा बहाल करेगी। निजी स्कूलों में 1/4 सीटें वंचित तबकों के लिए आरक्षित रहेंगी। शारीरिक या मानसिक तौर पर बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। परीक्षा में फेल नहीं किया जा सकता। हर स्कूल में पीने का पानी, खाना और बेंच डेस्क जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य हैं। सरकार हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित कराएगी। देश में शिक्षा के पिछड़े हालात को देखते हुए इनमें से हर बिंदु की अहमियत बढ़ जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता की कलई खुद सरकार की रिपोर्टों में खुलती रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अप्रोच पेपर में ये चिंता जताई गई कि 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के मटेरियल नहीं पढ़ पाते। जानकारों की माने तो कई कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्य का बहुत भारी बोझ डाल दिया गया है। पूरा साल इलेक्शन ड्यूटी, BLO ड्यूटी, घर घर जाकर सर्वे करना, जनगणना, आर्थिक गणना, औद्योगिक सर्वेक्षण, मकान गणना, पशु गणना, तमाम तरह के जो अशैक्षणिक कार्य हैं वो हमारे अध्यापकों से लिए जा रहे हैं, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनिवार्य शिक्षा की मांग का इतिहास काफी पुराना है। समय समय पर इसके लिए आंदोलन होते रहे, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा देने में सरकार को कई दशक लग गए। 2002 में संविधान में नई धारा जोड़ी गई, जिसके बाद RTE की राह खुली। हालांकि संविधान में पहले भी शिक्षा का जिक्र था, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। अनुच्छेद 45 के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया। 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की बेहतरी और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी। 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि एक विधेयक के जरिए इसे कानूनी शक्ल दी जाएगी। 2010 में विधेयक पारित होने के बाद ये कानून भी देश में लागू हो गया। उम्मीद थी कि 5 साल में देश की फिजा बदल जाएगी, लेकिन लचर रवैये के चलते ऐसा नहीं हो पाया। शारीरिक रूप से जो एबल बच्चे हैं, कुछ बच्चे वो कुछ स्कूल जा पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जो विशेष आवश्यकता वाले, जिनमें कि ब्रेल लिपि जैसे दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि चाहिए, मूक बधिरों के लिए साइन लैंग्वेज का प्रावधान है, जो मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता वाले बच्चे हैं, इनके लिए विशेष प्रकार की जो उपकरण है, एड अप्लायंसेस है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, वो नहीं मिल पाता है। इन्हें छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पाता है। लक्ष्य ये भी था कि 2015 तक शिक्षकों के सभी खाली पदों को भर लिया जाएगा, लेकिन लाखों की संख्या में अब भी पद खाली हैं। कई प्रदेशों में स्थायी टीचरों के बदले कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली हुई।
और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की तरफ से अब लगातार स्थायी करने के लिए प्रदर्शन होते रहते हैं। शिक्षकों की बहुत कमी है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे जितने भी शिक्षक स्कूल के अंदर हैं वो उसी अनुपात में स्कूल में होने चाहिए थे। अगर आप ये देखेंगे कि शहरों में शिक्षक की संख्या तो वो ज़्यादा है और जैसे जैसे आप गांव के तरफ बढ़ेंगे वो शिक्षक की संख्या कम होती चली जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? टीचर डेपुटेशन पे हैं या टीचर एलोकेशंस में दिक्कत है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। आरटीई लागू होने के बाद भी बच्चों का दाखिला लोगों की पेशानियों पर चिंता की लकीरें खींच देता है। एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में निजी स्कूलों में जो सीटें गरीब तबके के लिए आरक्षित थीं, उस दिशा में प्रगति काफी खराब है। आरटीई के पैमाने पर अभी देश भर में 20% स्कूल भी खरे नहीं उतरे हैं। विपिन चौहान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। चलिए फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आरएस टीवी विशेष में बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की। स्वराज संवाद का मकसद लोग होंगे संवाद में भागीदार। लोकतंत्र में तंत्र हावी है, लोक दब गया है, वो लोग अपना सर उठा सके उसके लिए ये यात्रा है, उसके लिए आंदोलन है। क्या नई पार्टी के गठन से पहले बनेगी विचारधारा और कार्यक्रम? देखिए देश देशांतर स्वराज संवाद आज रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आरएस टीवी विशेष और विशेष में आज बात हो रही है देश में शिक्षा के हाल की। शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई लागू करने के बाद यह उम्मीद जताई गई थी कि देश में शिक्षा के हालात बदल जाएंगे, लेकिन हाल ही की कई रिपोर्टों से पता चला है कि 5 साल बाद भी हालत चिंताजनक बने हुए हैं। शिक्षा की दिशा में जितना आगे बढ़ना चाहिए था उनमें से कई मामलों में तरक्की तो हुई है, लेकिन उसकी रफ्तार काफी सुस्त है। अफसोसजनक तो यह है कि आरटीई जिन चीजों को पूरी करने की हिदायत देता है उनमें से कुछ बिंदुओं पर देश उल्टी दिशा में बढ़ चला है। 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई लागू होने के बाद 2 चरणों में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला लक्ष्य 31 मार्च 2013 का था, यानी 3 साल। इसमें आरटीई के सारे प्रावधानों को पूरा करना था, जबकि दूसरा लक्ष्य 31 मार्च 2015 का था। सरकार का दावा था कि इस समय तक शिक्षकों की सारी खाली सीटों को भर दिया जाएगा। दोनों डेडलाइन पूरी हो चुकी है, दोनों लक्ष्य अधूरे हैं। अब एक राजनीतिक तबका इसमें संशोधन की बात करने लगा है। अब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट इस नए दौर में अब उसके ऊपर खतरे मंडराने लगे हैं, क्योंकि जो लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट में अब संशोधन करने की मांग कर रहे हैं वो असल में फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के जो संविधान की धारा 21A के तहत अंतर्निहित रखी गई है उस कंसेप्ट पर ही हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है और स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन गैर सरकारी संगठन असर की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में पढ़ने की क्षमता में गिरावट आई है। 2006 में 5वीं क्लास के 53% बच्चे पढ़ पाते थे। ये आंकड़ा 2014 में गिरकर 48% हो गया। निजी स्कूलों में वंचित तबकों के बच्चों का दाखिला अब भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में 60,000 सीटों में से महज 60 सीटें ही पिछले साल तक भर पाई थी। इस साल महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी स्कूल को दी है कि वो सेक्शन 12(1)(c) के तहत जो एडमिशन लेने हैं 25% रिजर्वेशन के, उसमें स्कूल्स अपनी मिनिमम और मैक्सिमम एज खुद डिसाइड कर सकते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कुछ स्कूल्स ने क्या किया है कि इस विंडो को छोटे से छोटा करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि कुछ स्कूल ऐसे हैं, मुंबई और पुणे में कुल मिलाकर 10 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इस विंडो को सिर्फ 1 से 2 दिन का रखा है। यानी कि अगर आप
31 दिसंबर 2009 से 1 जनवरी 2010 के बीच में पैदा हुए हैं, तभी आप उस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी स्टेट्स ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू ही नहीं किया है। कुछ स्टेट्स थोड़ा आगे गए हैं, जैसे कर्नाटका थोड़ा आगे गया है, महाराष्ट्र आगे गए हैं, राजस्थान कुछ आगे गए हैं, मध्य प्रदेश कुछ है, लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब स्टेट्स शुरू ही नहीं किया है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। बुनियादी सुविधाओं की कमी स्कूलों में अब भी भारी चुनौती है। बच्चों के ड्रॉप आउट के लिए ये काफी हद तक जिम्मेदार है। जो सबसे टीचर्स आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक एम्यूनिटीज आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई बच्चा अगर दूर से आता है तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं आप दे पा रहे हैं, तो राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? राइट टू एजुकेशन का मतलब ये है कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा ये कि उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी रुकावट आती है, कोई भी एक बच्चे की, वो सरकार को एड्रेस करनी चाहिए। लड़कियों के लिए तो अच्छी तरह टॉयलेट अच्छी तरह बनना चाहिए और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई करने के लिए टीचरें भी अच्छी तरह होनी चाहिए और बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, वैसी टीचरें होने चाहिए। बीते 4 साल में इनमें कई सारी सुविधाओं में कमी देखी गई है। 2010-11 से तुलना करें तो 2013-14 में लड़कों का शौचालय 81% की तुलना में बढ़कर 94% हो गया। लड़कियों के शौचालय में भी 12% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हाथ धोने की सुविधा में 14% की गिरावट आई है। पुस्तकालयों की सुविधा 4% गिरी है, जबकि पानी की सुविधा सिर्फ 1% स्कूलों में बढ़ पाई है, जबकि इन सारी सुविधाओं को 2013 तक ही पूरा हो जाना था। अब नए सिरे से लक्ष्य बनाए जा रहे हैं, जिसका रोड मैप बहुत साफ नहीं है। 2015 तक लक्ष्य था कि शिक्षकों के खाली सारे पदों पर भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी हालत ये है कि देश में फिलहाल 7 लाख से भी ज्यादा सीटें खाली हैं, जबकि 55% शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर भरे गए हैं। केंद्र हो या राज्य सरकारें, सबके एजेंडे में शिक्षा नहीं है और खास तौर से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनका कोई स्टेक नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ। और ये विभिन्न तरह के जो स्कूल खुल गए हैं पैसे वालों के लिए, वहाँ पर शिक्षा बेची जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राज्य और केंद्र के बीच के झगड़े की तो बात है ही, लेकिन रिसोर्सेज के बंटवारे का भी सवाल है। आरटीई के सामने चुनौती अब सरकार भी महसूस कर रही है और यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट में भी इसे प्रमुखता से उठाया गया है, लेकिन इसे कितने समय में और किस तरह पूरा किया जाएगा, इसको लेकर असमंजस बरकरार है। विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। The six-party erstwhile Janta Parivar. After frequent splits and infighting, they come together under a single umbrella. Can they emerge as the third alternative? Watch The Big Picture at 9:30 p.m. on Rajya Sabha TV. This special report will try and find out what the battle of supremacy in the Indian Ocean really is. Chinese threat in the Indian Ocean. India too strengthening its position in the region. Both nations jostling for control of crucial maritime routes. India back with a bang in the water body named after it. Watch our special report, Indian Ocean, Battle for Supremacy, only on Rajya Sabha Television. आप देख रहे हैं विशेष, और विशेष में आज बात हो रही है देश में शिक्षा के हाल की। देश में सारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए आरटीई से पहले हुई हैं। सर्व शिक्षा अभियान इनमें काफी अहम कदम था। इस अभियान के जरिए लक्ष्य बनाया गया था कि सारे बच्चों को स्कूल तक भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान अब भी जारी है। बीते 15 साल में इसमें काफी तरक्की भी हुई है, लेकिन सरकार के कदम को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। साल 2000 बच्चों के हाथों में किताब और कलम थमाने की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य रखा।
संविधान के 86वें संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। सर्व शिक्षा अभियान में राज्य सरकारों को साथ लेकर चलने की योजना बनाई गई। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश में 19 करोड़ बच्चे इस दायरे में आते हैं। लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से सर्व शिक्षा अभियान में जिस गति की उम्मीद थी, उस पर वो खरा उतरता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बराबर फैसलों में कहा और राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी इंटरप्रिटेशन में ये कहा कि जो ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ना, इसका आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। तो अब जब कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि हर एक बच्चा स्कूल में आएगा, हर एक बच्चे को आप जो है कम से कम स्कूल एजुकेशन फ्री देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे। उसमें बजट कहाँ से आ जाता है? बजट तो आप कहीं से भी लाइए, ये कोई पेरेंट की या बच्चे की जिम्मेदारी थोड़ी है। आलम यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के मद में आवंटित धनराशि को बढ़ाने की बजाय इसमें कटौती की गई है। मौजूदा आम बजट में लगभग 4.5 करोड़ रुपए की कमी लाई गई। बीते 5 साल के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 2010-2011 में इस मद में 19,000 करोड़ रुपए, 2011-2012 में 21,000 करोड़ रुपए, 2012-2013 में 23,645 करोड़ रुपए, 2013-2014 में 26,608 करोड़ रुपए, 2014-2015 में 24,376 करोड़ रुपए और 2015-2016 में 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यानी पिछले 2 वित्त वर्ष में इस मद में साफ कटौती देखी जा रही है। इस सरकार ने 27,000 करोड़ से घटाकर राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करने वाले एसएसए का बजट 22,000 करोड़ कर दिया। ये जो बजट की कटौती है, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कैसे लागू होगा? आप हमको बताइए। रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके पास, इच्छा शक्ति नहीं है आपके पास। ये संसद का बनाया हुआ कानून है और संविधान को लागू करने का है। ये केंद्र के लिए भी बाध्यकारी है और राज्य सरकारों के लिए भी बाध्यकारी है और उनको कोई रोड मैप तय करना चाहिए ताकि उस रोड मैप के आधार पर सारे सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जा सके। जानकारों के मुताबिक बीते 3 वर्ष में इस मद में आवंटित धनराशि को राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और विशेष रूप से सक्षम बच्चों की शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। यही नहीं, कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते जमाने के साथ बच्चों को तैयार करना भी लक्ष्य है। लेकिन देहाती इलाकों में ये अब तक सपना बना हुआ है। गुणवत्ता के मामले में भी सरकारी स्कूल मात खा रहे हैं। 25% का जो प्रोविजन था वो लगभग 90-95% जो है दिल्ली में इम्प्लीमेंट हुआ और आज की तारीख में भी वो इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन जो दूसरे राज्य है ना, वहां तो सरकार ने कई जगह तो इस तरीके के कानून बना दिए हैं अपने कि वो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि अगर सरकारी स्कूल मना करे तब सिर्फ तब आपको जो है प्राइवेट स्कूल में इजाजत होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ प्रखंडों को चुना था जिन्हें शैक्षिक तौर पर पिछड़ा माना गया। इन इलाकों में आदर्श विद्यालय बनाने, लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाने की योजना शामिल थी। शुरुआत में इसमें 3073 प्रखंडों को शामिल किया गया, लेकिन सफलता से ये सारी योजनाएं कोसों दूर खड़ी हैं। असल में बच्चों के सामने अब भी 1000 चुनौतियां हैं। 9 जो इंडिकेटर्स उन्होंने रखा है उसी में से शायद 10% स्कूल ही, हमारे देश में 13 लाख स्कूल एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, प्राइमरी और एलिमेंट्री, उनमें सिर्फ 10% स्कूल अभी इन 9 इंडिकेटर्स में, क्लासरूम्स, पानी, टॉयलेट्स, उसमें खरा उतरा है। इसका मतलब है कि आज भी हमारी बच्चे 8 घंटे सरकारी स्कूल में ऐसे बिता रहे हैं कि उनके लिए पानी नहीं है, उनके लिए टॉयलेट नहीं है, उनके लिए सेफ्टी नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान से पहले 1993-94 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश भर के 18 राज्यों के 272 जिलों में हर बच्चे को शिक्षा देने की योजना थी। लेकिन बाद में सर्व शिक्षा अभियान के बाद ये योजना ढीली पड़ गई और इसे आखिरकार सर्व शिक्षा अभियान में ही मिला दिया गया। सरकारी आंकड़ों में ये अब भी साफ नहीं है कि कितने बच्चे इस वक्त स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े हैं। NSSO की माने तो अब भी 6 से 14 साल की उम्र के 2.5% बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। लिहाजा जानकारों की मांग है कि शिक्षा का अधिकार कानून को बाल मजदूरी से जुड़े अन्य कानूनों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि सभी बच्चों की सही पहचान बन सके और उन्हें अनिवार्य तौर पर स्कूल भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस सब के बीच यूनेस्को की रिपोर्ट में देश की स्कूली शिक्षा की हालत में
बेहतरी की बात बताई गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम वैश्विक मानकों पर पूरी तरह से आखिर कब खरा उतरेंगे। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, जो बताएगी आपको कि शिक्षा को लेकर हम दुनिया में कहां खड़े हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। भारत के स्कूलों में करोड़ों बच्चे इस उम्मीद में तालीम हासिल कर रहे हैं कि एक दिन वो दुनिया को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन दूसरे देशों के बच्चों से मुकाबला करने के लिए हमारे बच्चों को जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की दरकार है। देश की शिक्षा व्यवस्था की हालत सुधरी जरूर है, लेकिन अभी ये दुनिया का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखती। दुनिया में भारत की स्थिति का पता 2012 में पीसा टेस्ट से पता चलता है। विकसित देशों की संस्था OECD हर साल प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट यानी पीसा के नाम से एक परीक्षा आयोजित करती है। 2 घंटे की इस परीक्षा में दुनिया भर के देशों के तकरीबन 5 लाख बच्चे शामिल होते हैं। 2012 में भारत और चीन के शंघाई प्रांत के बच्चे इस परीक्षा में पहली बार शामिल हुए। चीनी बच्चे पढ़ाई, गणित और साइंस तीनों परीक्षणों में नंबर 1 पर रहे और भारत के बच्चे 72वें स्थान पर। परीक्षा में कुल 73 देश ही शामिल हुए। कई अध्ययनों ने माना कि पीसा में चीनी बच्चों के दबदबे के पीछे बच्चों की कड़ी मेहनत और अभिभावकों की प्रतिबद्धता है। लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2014 के मुताबिक देश भर के स्कूलों में लर्निंग का स्तर बेहद खराब है। रिपोर्ट ने बताया कि जिन राज्यों में लर्निंग का स्तर बेहतर है, वहां अभिभावक शिक्षित हैं। पहली से 5वीं कक्षा तक प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच लर्निंग गैप 8.6% है। लेकिन इनमें माता पिता की शिक्षा और परिवार की हालत जैसे कारकों को जोड़ दिया जाए तो फासला 2.9% रह जाता है। यानी 2/3% फर्क का कारण स्कूल में मिलने वाली शिक्षा नहीं, बल्कि अभिभावकों की शिक्षा है। मतलब साफ है कि भारत के प्राइवेट स्कूलों में भी बेहतर लर्निंग की गारंटी नहीं होती अगर पेरेंट्स शिक्षित न हो। देश में जितनी भी सरकारें हैं, कहीं ना कहीं वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हैं और उन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है। तो वो चाहते नहीं है कि गरीब के जो बच्चे हैं ना, वो इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अधिकार है बहुत वैल्यूएबल है और लोगों को, यहाँ दिल्ली में भी लोगों ने अपने अधिकारों को असर्ट किया, स्कूल में जाके, दफ्तरों में जाके, हाई कोर्ट में जाके, तो वो उनको मिला। मुझे लगता है कि इस पूरे देश में लोगों को जो है ना, इसको एक चुनौती की तरह लेना पड़ेगा और बहुत अच्छी बात है कि 25% हमारे बच्चे मुफ्त पढ़े, नंबर 1। दूसरा, एक अच्छे स्कूल में, जिसको हम सब लोग मानते हैं, वहाँ उसको एजुकेशन मिले। फिलहाल वापस दुनिया से भारत की तुलना की जाए तो दुनिया भर में कुल जीडीपी के औसतन 6% की तुलना में भारत में महज 3% राशि ही शिक्षा पर खर्च की जाती है। यही नहीं, भारत हर साल शिक्षा पर खर्च किए जाने वाला बजट भी घटा रहा है। भारत के स्कूलों में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी खेलकूद और संगीत जैसी चीजों को कम तवज्जो देने की रवायत है। देश में बच्चों के बस्ते किताबों का बोझ लिए फिरते हैं। ज्यादा नंबर और अच्छा ग्रेड लाने के लिए किताबी ज्ञान और रटंत विद्या की होड़ हाल ही में बेतहाशा बढ़ी है, जबकि दुनिया के कई देशों में स्कूलों का करिकुलम ज्यादा व्यवहारिक है। यही वजह है कि दुनिया के कई पैमानों पर भारत की शिक्षा व्यवस्था खरी नहीं उतरती। अप्रैल 2012 में 164 देशों ने डकार फ्रेमवर्क के तहत 2015 तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य तय किया था। फिलहाल 1/3 राष्ट्र ही इसके सभी मापदंडों पर खरा उतरते हैं। भारत इसमें शामिल नहीं है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी।